So hello guys, welcome to my YouTube channel. This is अंकित शर्मा एंड यू आर वाचिंग अंकित स्टडी सेंटर। आज की जो मेरी वीडियो है वो फेस कैम वीडियो है पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th के चैप्टर 3 पर। जो चैप्टर 3 है आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कवर करा दिए हैं, उसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों, और MCQ भी आपको उसके करा दिए हैं मैंने 10 MCQs। और सेकेंड जो चैप्टर है आपका पॉलिटिकल साइंस का वो आपका फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं थर्ड चैप्टर पे आया हूँ। यानी फर्स्ट टर्म मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा, फिर उसके बाद हम सेकंड टर्म की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको पता ही है आपका MCQ बेस्ड है और जो इसमें सिलेबस आ रहा है वो करना इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप चैनल आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव से आपको पता चल गया होगा जो वर्ड है, यानी ये जो नाम लिखा है चुनाव यानी इलेक्शंस, ये हमारे देश में कितनी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। यानी चुनाव के बिना हमारा देश बिल्कुल अधूरा है। और प्रतिनिधित्व जो ये वर्ड आया है इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशंस अगर आप इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे। तो जो चुनाव है उसका कौन प्रतिनिधित्व करता है, वो कैसे होता है, यानी उसका पूरा प्रोसेस, और अगर उसको सुधारने की कोई ज़रूरत है तो उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए या कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ये फर्स्ट पार्ट है आपका इस चैप्टर का, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में कुछ बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चुनाव को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के रूप में, कि जो चुनाव है उसको एक आपके खेल के रूप में भी बताया गया है कि चुनाव क्या है, एक खेल है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी शतरंज का खेल आपने खेला होगा, उसमें जो काला घोड़ा होता है वो 2.5 चाल चलता है। तो अगर वो 2.5 चाल चलने की बजाय वो सीधा चलने लगे तो क्या होगा। या किसी क्रिकेट जो खेल है उसमें अगर अंपायर ही ना हो, बिना अंपायर के वो खेल हो, तो कैसा लगेगा वो गेम। यानी कि हर देश में कुछ ना कुछ नियम होने चाहिए जिससे देश की जो व्यवस्था है वो चलती रहे। अगर वो नियम ही नहीं होंगे तो देश क्या है, असंतुलित हो जाएगा और निरंकुश हो जाएगा, यानी उसमें तानाशाही बढ़ जाएगी। अगर मान लो अब चुनाव ना हो किसी देश में तो कोई भी जो पार्टी होएगी वो आके अपना राज जमाने लग जाएगी और वो बोलेगी मैं ही देश का प्रधानमंत्री हूँ, ठीक है, मैं ही इस देश का राष्ट्रपति हूँ। कोई भी आदमी आके अपना शासन चलाने लग जाएगा तानाशाही रूप से। तो इसमें यही बात करिए, उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का क्या परिणाम बदल जाएगा। इसी तरह प्रत्येक खेल में निष्पक्ष अंपायर होना चाहिए, जैसे क्रिकेट में बताया, जिसके निर्णयों को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर लें, मतलब कि सबके लिए वो क्या हो, बराबर हो। खेल शुरू करने से पहले ही हमें नियम और अंपायरों के बारे में सहमति बनानी पड़ेगी। जो खेल के बारे में सत्य है वही चुनाव के बारे में भी सत्य है, यानी खेल को तभी चुनाव से रिलेट किया गया है। जैसा कि खेल में बोला है कि खेल में अंपायर का होना इम्पोर्टेंट है, ऐसी किसी देश में चुनाव का या नियमों का होना बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। चुनाव का परिणाम जो है इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं। हमें चुनावों को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही लिए जाने चाहिए, इसलिए इन्हें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसीलिए सरकार पे छोड़ देंगे तो सरकार अपनी मर्जी से करेगी, जो भी करना होगा चुनाव अपनी मर्जी से कराएगी। इसीलिए क्या, इसको एक निष्पक्ष रूप से कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अतः चुनाव के बारे में इन मूलभूत नियमों और निर्णयों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिख दिया जाता है। संविधान में पहले से ही क्या है, ये बताए जा चुके हैं ये निर्णय या ये डिसीजंस कि चुनाव कैसे होगा। तो इस अध्याय में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो चुनाव है किस तरह से निष्पक्ष कराए जाने चाहिए, होते भी हैं किसी स्टेट में। चुनाव की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि चुनाव किस विधि के द्वारा होता है। चुनाव व्यवस्था की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, जो चुनाव व्यवस्था है भारत में उसके बारे में, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों के महत्व को भी समझेंगे, इंपॉर्टेंस को भी, और चुनाव सुधार पर होने वाली बहस के बारे में भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चुनाव और लोकतंत्र से। तो चुनाव और लोकतंत्र की जो बात करी है इसमें, तो सबसे पहले बोला गया है कि आइए हम अपने से ही चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में 2 प्रश्न पूछकर अध्याय की शुरुआत करते हैं। कि एक तो ये कि जो चुनाव है वो लोकतंत्र के बिना अधूरा और लोकतंत्र चुनाव के बिना। यानी हमारे देश में आपको पता ही होगा लोकतंत्रीय व्यवस्था है, यानी डेमोक्रेसी चल रही है, यानी लोगों के लिए काम किया जाता है। तो क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है, या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? तो हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। तो इसके जो हमारे मतलब आंसर्स हैं या इम्पोर्टेंस है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र की चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। पहला प्रश्न क्या पूछा था कि जो चुनाव है वो लोकतंत्र में कायम रह सकता है, तो जो हमारा लोकतंत्र है वो बिना चुनाव के हो सकता है कि नहीं हो सकता।
तो हम कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से, आपको पता है, भाग नहीं ले सकते। प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष होता है इनडायरेक्ट। यानी आपको पता होगा कि हमारे देश में, जैसे भारत जो हमारा देश है, उसमें हम प्रत्यक्ष रूप से निर्णय नहीं लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। यानी हमारे जो थिंकिंग है, हमारे थॉट्स हैं, वो किसके द्वारा हम प्रकट करते हैं? हम सरकार को चुनते हैं, वही हमारी जो थॉट्स हैं वो आगे तक पहुंचाती है। अगर हम डायरेक्टली हम करने लग जाएं तो वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं एक देश में, इतने धर्म, इतनी जाति, ठीक है, तो अलग अलग टाइप के लोग हैं, वैरायटी ऑफ सिस्टम है हमारे देश में। तो इसको चलते हम क्या, इनडायरेक्टली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनाव पर चला जाता है। मतलब हम कभी भी चुनावों के बारे में देखते हैं या लोकतंत्र के बारे में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट को नहीं देखते, हम पहले पास्ट को देखते हैं कि पास्ट टाइम में कौन सी गवर्नमेंट आई थी, उसने क्या किया था, उसने कुछ सही किया था कि नहीं किया था, उसके बारे में ही हम जानते हैं। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। अच्छा, ये मेन कह रहा है कि भारत जैसे देश में क्या होता है, इनडायरेक्ट डिसीजंस लिए जाते हैं। यानी कि कौन सी व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो आपको पता है इनडायरेक्ट। तो अगर हम पुराने यूनान की बात करें तो उसमें क्या होता था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जाता था, ठीक है। अनेक लोगों को स्थानीय सरकारें, खासतौर से ग्राम सभाएं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ठीक है, के निकटतम उदाहरण है। ये सब होती थी किसमें? प्राचीन यूनान के जो नगर राज्य थे उसमें होता था। लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस मामले में तो ले नहीं पाएंगे, वो डायरेक्टली तो ले ही नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ लोग हों तो ले सकते हैं, लेकिन अगर लाखों करोड़ों आ जाए, अरबों आ जाए, तो वो पूरे देश में डायरेक्ट डिसीजंस कैसे ले पाएंगे? तो इसके लिए हमने क्या किया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया। वरना प्रत्यक्ष रूप से तो प्रजातंत्र जो है वो बहुत मुश्किल है इतने लोगों में। अगली बात करते हैं, ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में यही होता है कि हम क्या करते हैं, अपने जो सरकार है उसको चुनते हैं, वो भी इनडायरेक्ट रूप से उसको चुनते हैं, वोट देने के माध्यम से हम वोट देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो सरकार जीतती है। दूसरा प्रश्न हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव जो होते हैं लोकतांत्रिक नहीं होते, बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। कि दूसरा प्रश्न ये क्या कहता है कि जो चुनाव है वो सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं, मतलब सारे देशों में नहीं होते हैं लोकतांत्रिक चुनाव, बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर होते हैं। मतलब कि हमारा जो देश है लोकतांत्रिक है, पता है, सब देश तो नहीं होते लोकतांत्रिक, लेकिन वहाँ पे भी क्या होते हैं, वहाँ पे भी चुनाव होते हैं। तो वहाँ पे भी लोगों को लगता होगा भाई हमें क्या राजा बनना चाहिए, हमें भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हमें भी राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो वो भी क्या है, कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और अपना चुनाव करवाते हैं। इसके लिए वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ना हो, ठीक है, मतलब कोई आँच ना आए उनके शासन को। क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनावों के उदाहरण दे सकते हैं? तो आप बता भी सकते हैं गैर लोकतांत्रिक देशों के, जैसे कि आपका क्या है, एक तो आपका चाइना हो सकता है, ठीक है। चाइना में भी क्या चलता है, लोकतांत्रिक शासन तो नहीं चल रहा है, लेकिन उसमें भी चुनाव हुए होंगे, और पर वो तानाशाही चल रही है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही पार्टी राज कर रही है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन मत देने योग्य है और कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा। ये सब जो क्वेश्चंस है, या मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। कि कितने से कितने साल तक जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, और कब वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, और जो चुनाव हो किस प्रक्रिया द्वारा कराए जाते हैं, और पास्ट टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि चुनाव के क्या नतीजे निकले। अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का जो संविधान है वो भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एवं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सके। अंतिम 2 प्रश्न का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व है। इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधानों के इन 2 पहलुओं की चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है भारत में चुनाव व्यवस्था, यानी कि जो भारत में इलेक्शंस की जो मैनेजमेंट है, ये व्यवस्था है वो कैसी है। तो आपने ऊपर जैसे कि पढ़ा ही था अभी, चुनावों की विभिन्न विधियों या व्यवस्थाओं पर गौर किया था। आपको हैरानी भी हुई होगी कि
ये सब क्या है। आपने चुनावों के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए गए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा होगा कि जो चुनाव होते हैं उसमें क्या होता है। सबसे पहले जो चुनाव में खड़े हैं उनके क्या पोस्टर छपते हैं, उनके अलग अलग साइंस होते हैं, जैसे कि अब बीजेपी का क्या है, बीजेपी का कमल है, ठीक है, और कांग्रेस का हाथ बना हुआ है। तो ऐसे अलग अलग सिंबल्स भी वो यूज़ करते हैं अपने चुनाव में, ताकि किसी पार्टी का भी एक सिंबल हो, अपना एक छाप हो। तो उसके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन चुनाव के विभिन्न तरीके क्या हैं ये भी हम पढ़ेंगे। चुनाव संचालन करने की की एक व्यवस्था है। अब चुनाव से पढ़ते हैं हम। चुनाव जो है वो क्या है, संचालन करने की एक व्यवस्था है, यानी कि वो एक सिस्टम को चलाए रखता है। इसके लिए प्राधिकार और नियम भी हैं। मतलब कि अब चुनाव है तो अपने बेढंग से नहीं चलेंगे ना, बेढंगे ढंग से, तो वो क्या चलेंगे, वो भी एक नियम से चलेंगे, ठीक है। वो उसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई है जो हमें क्या बताते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। क्या चुनाव व्यवस्था का यही अर्थ है? आपको ऐसा लगता है? आपको हैरानी भी हो सकती है क्यों संविधान में ये लिखने की ज़रूरत पड़ी कि मतगणना कैसे होगी। मतगणना क्या होती है, जो पूरे देश में घर घर में जाके की जाती है, और प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, क्या वे स्वयं ही स्पष्ट नहीं। तो ये सब जो क्वेश्चंस है इसे तो आते रहेंगे, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हमें इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न उतना सरल नहीं है जितना हमें लगता है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में इतने लीन है कि हमें लगता है कि कोई और तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है, यानी चुनाव कराने का। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही सरकार जीतती है, और इसकी इच्छा यही तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को यानी अपने इंटरेस्ट को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं, और उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी क्या हो सकती हैं, विधियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी आइडियाज़ प्लानिंग हो सकती हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों में इस बात का फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी। कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें बड़े दलों को लाभ पहुंचता है, और कुछ नियम से छोटे खिलाड़ियों को मदद मिलती है। कुछ में बड़े जो लोग होते हैं उनको फ़ायदा पहुंचता है, और कुछ नियमों से क्या छोटे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। कुछ नियमों बहुसंख्यक समुदाय के हित में जाते हैं, कुछ अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक तो आपको पता होगा जो ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं, और अल्पसंख्यक जो कम संख्या में लोग होते हैं, तो आपको पता ही होगा। अब आता है जो सबसे आगे वही जीते, यानी कि जो सबसे आगे वही जीतेगा मतलब है जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे। यानी अगर किसी के 49 भी है और उससे नीचे 48 वोट वाला भी है तो 49 वाला जीत जाएगा। ये आपको पता होगा, भारतीय लोकतंत्र में इस पॉलिसी को अपनाया गया है। तो ये भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में 1984 के लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी, आपको जैसा कि पता होगा 70 साल हमारे जो देश में है कांग्रेस ने राज किया है। तो वो क्या लंबे टाइम तक पार्टी रही थी हमारे देश में, जिसने राज किया था। तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसको हर इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई थी, तो जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक थी। यानी कि 543 में से कितनी जीती, 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% से भी ज़्यादा थी। लोकसभा चुनावों में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली थी, मतलब इतने ज़्यादा सीटें कितनी ज़्यादा सीटों से कभी नहीं जीती थी कोई पार्टी, और ना आज तक जीती है। कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिकों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया? जी नहीं। नीचे दी गई तालिका को देखना पड़ेगा हमें। तो कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले। किसको? कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले। इसका अर्थ ये हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उसमें केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली थी। अच्छा, अब आप कन्फ्यूज़न में हो गए, सीटें क्या हैं, वोट क्या है। देखो, जो सीटें हैं कितनी मिली, वो 80% से अधिक सीटें मिली, और वोट कितने मिले, 48%। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वोट हैं वो कम मिलेंगे तो पार्टी हार जाएगी। वोट अगर 20%, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके वोट हैं और सीटों से कुछ रिलेट हो। तो इसमें जैसे कि बोला गया है कि जो आपके 80% सीटें मिली कांग्रेस को और 48% क्या वोट मिले। तो उसने बोला है अन्य दलों के प्रदर्शन को भी देखते हैं। भाजपा को 7.4% वोट मिले, लेकिन 1% से कम सीटें मिली। वोट कितने मिले उनको? 7.4% मिले, और जो सीटें थी वो क्या मिली, 1% से भी कम मिली। ऐसा कैसे हुआ? देखो, 1984 के जो लोकसभा चुनाव में प्रमुख दलों द्वारा प्राप्त वोट और सीटें हैं वो देखिए। कांग्रेस की कितने 40% वोट, 48% वोट हैं, और सीटें कितनी है 415। भाजपा की कितनी है 7.4 हैं और सीटें हैं 2।
और जनता पार्टी की कितनी है 6.7। ऐसी सबकी सीटें भी हैं और क्या है वोट परसेंट भी है। तो 48% वोट बता रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100% वोट चाहिए, आप 9% वोट लेकर भी जीत सकते हो अगर आपके 9% ज़्यादा हैं सबसे। तो ऐसे ही कांग्रेस के साथ भी हुआ 1984 के इलेक्शंस में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। इस व्यवस्था में क्या होता है 543 जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसमें बांट दिया जाता है हमारे पूरे देश को। किसमें 543 मतलब उसी में आपको क्या है वोट आपको लड़ने हैं इलेक्शंस। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रत्याशी जो खड़ा है, यानी कि इलेक्शंस में प्रत्याशी होता है जो खड़ा होता है इलेक्शंस में, को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, यानी उसको इलेक्शन में इलेक्ट मान लिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाता है एक देश का। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिले हैं, मतलब कि चाहे उसको 5% भी, जैसे मैंने आपको बोला 9% भी मिले हों वोट और वो सबसे ज़्यादा हों, तो उसको क्या अधिक वोट मिले हों तो उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। जो विजय प्रत्याशी होता है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको कुल मतों का बहुमत मिले, यानी उसको 100% है तो उसमें से ये नहीं है कि फिक्स होता है कि 90% मिलने ही चाहिए, 90% से नीचे हो तब भी वो नहीं माना जाएगा जीत का। तो 9% वाला भी जीत सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो विजय प्रत्याशी के लिए जो ज़रूरी है कि उसको कुल वोट में से वो 1% आगे भी हो तो वो जीत सकता है। तो इसी विधि को क्या कहते हैं, जो सबसे आगे वही जीते, जो अभी हमने ऊपर टॉपिक पढ़ा, इसी प्रणाली को कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी जो फर्स्ट आगे निकल गया है 1 पॉइंट से भी निकल जाए उसी को हम क्या माने जाएंगे विनर माना जाएगा, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा हमारे देश का। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है, मतलब जो सबसे आगे निकल जाए। इसे बहुदलीय व्यवस्था भी कहते हैं, या बहुलवादी भी कहते हैं। बहुलवादी क्या होता है, मतलब कि वो आगे निकल जाना जरा सा। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है हमारे देश में, यानी भारत जैसे देश में। तो ऐसे ही कई उदाहरण हैं, आप उसको देख सकते हो। जैसे कि कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज़्यादा सीटें इसलिए मिली, जो कांग्रेस पार्टी थी उसको जितने वोट मिले थे उसका जो रेशो है उससे ज़्यादा सीटें मिली हैं उसको। तो मतलब कि इसीलिए मिली क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां पर उसके प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से भी कम वोट मिले तो भी वो विनर मान लिए गए क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा वोट थे। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हों तो जीतने वाले प्रत्याशी को प्राय 50% से भी कम वोट मिलते हैं। तो ज़्यादातर देखा गया है कि हर देश में 50% से भी कम वोट वाला जीत जाता है। अब ऐसे ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बाकी एग्जाम्पल दिया पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो आज हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व तक पढ़ेंगे, फिर बाकी जो हमारा सेकंड पार्ट होएगा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व है उसके अंदर क्या है, यानी कि हमारे देश में तो कौन सी व्यवस्था अपनाई जाती है, आपको पता है फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली। ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी एक प्रणाली है जो इलेक्शंस में अपनाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है इजराइल। तो इजराइल में जो होने वाले चुनावों से हम उसकी तुलना करते हैं जहाँ एक बिल्कुल भिन्न यानी डिफरेंट चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल में जो मतगणना है, आपकी इलेक्शंस होते हैं यानी वोट जो गिनती होती है उनकी, उसके बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में यानी पार्लियामेंट में इसी अनुपात में सीटें दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी करती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है। मतलब कि पहले से उन्होंने कि अपनी जो वोटर लिस्ट होती है वो तैयार कर ली होती है और उसी के द्वारा उनको चुना जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं, यानी हम इसको पीआर सिस्टम भी बोलते हैं इंग्लिश में। और उतने ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। ऐसा नहीं है जैसे अभी ऊपर दिखा सीटें अलग थी और वोट अलग थे परसेंटेज में। जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कुछ देश इजराइल जैसे या नीदरलैंड जैसे होते हैं जिसमें अभी मैंने सिस्टम बताया आपको, और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में ही सीटें दी जाती हैं। जितना रेशो होगा उतनी सीटें उतने ही वोट मिलेंगे, मतलब जितना वोटों का रेशो होगा आपका यानी वोटों की परसेंटेज होगी उसी के हिसाब से आपको सीटें भी मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सीटें अलग हैं और आपके वोट अलग जा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, अर्जेंटीना और पुर्तगाल का एग्जाम्पल से समझते हैं, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। बहुसदस्यीय क्या होता है, जिस ज़्यादा सदस्य 2 से ज़्यादा। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। यानी कि हर पार्टी क्या करती है, हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने जो प्रत्याशी यानी जो जितने भी
इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं उनकी सूची जो जारी करती है उतने ही नाम होते हैं जितने की निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने होते हैं, यानी कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है, एक लिस्ट में पहले से ही फिक्स होते हैं। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को वोट देते हैं। यानी इसमें पार्टी को वोट देते हैं, ना कि प्रत्याशियों को, ना कि जो कोई खड़ा है इलेक्शन में उसको देंगे। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दी जाती हैं। जैसा कि ऊपर पढ़ा आपने कि जितने वोट मिलेंगे उसी के रेशो के हिसाब से उसको उतनी ही सीटें दी जाएंगी। और उसके लिए भी एक फॉर्मूला आता है, वो भी आप देखोगे अभी। तो पार्टी का नाम देखो, इजराइल में जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व है वो किस प्रकार है। देखो पार्टी का नाम है लिकुड, उसको कितने मिले कुल मतों का प्रतिशत 23.40% मिला उसको, कुल वोट का परसेंटेज। सीटें कितनी मिली 30, उसी के आसपास होगी अप्रोक्स में। तो कुल सीटों का प्रतिशत भी कितना आ जाएगा, इसके अंडर आ जाएगा। वो भी आपको बताऊंगा किस हिसाब से वो निकाला जाता है। ऐसे ही अलग अलग जो आपको डाटा दे रखा है तो भी आसपास ही है कुल मतों का प्रतिशत, और सीटें भी उसकी के आस पास है। तो अब जो इनके बारे में बात करिए, जो इनके भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। अच्छा, इसके अंदर क्या है आपको तो पता ही है, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली हमारी चलती है। लेकिन जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या हमारे राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव होते हैं तो उसके लिए हम ये पीआर सिस्टम को ही अप्लाई करते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को ही अप्लाई करते हैं इस सिस्टम के अंडर। अब आप इसमें डिफरेंस देख रहे होंगे, सर्वाधिक वोट पाने की जो प्रणाली है और समानुपातिक। तो सर्वाधिक वोट पाने वाली जो जीत है वो कैसे होती है, पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है 543 सीट्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। उसी में उसको जिला भी कहते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, ना कि पार्टी को देता है। और उस समानुपातिक प्रतिनिधित्व में पार्टी को दिया जाता है वोट। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। ऐसा बहुत चांस है कि जितनी वोट मिले हैं उसी के रेशो के हिसाब से सीटें कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं है कि वो 50% से ऊपर ही उसको वोट मिले, वो 9% में भी जीत सकता है, 5% में भी जीत सकता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। इसमें छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों को बांट लिया जाता है, किसी छोटे छोटे एरियाज़ को। इसमें एक पूरे से एरिया को क्या मान लिया जाता है, निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पूरा का पूरा देश जो है और एक निर्वाचन क्षेत्र ही गिना जा सकता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधित्व चुने जा सकते हैं। मतदाता पार्टी को वोट देता है, ना कि प्रत्याशी को वोट देता है। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका से सीटें मिलती है, मतलब विधायिका में ही मिलती है सीटें। लेकिन इसमें क्या था, आपको बताया था कि जितने वोट प्राप्त हैं उसी के रेशो के हिसाब से सीटें मिलेंगी। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है, जैसे कि आपने पढ़ा इजराइल और नीदरलैंड। तो इसमें भी आपको दो तरीके बता दिए, एक इजराइल और नीदरलैंड का बता दिया, और एक आपको बता दिया मैंने, एक इजराइल और नीदरलैंड के साथ साथ एक आपको इजराइल की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में भी बता दिया मैंने। तो आज का पार्ट इसी टॉपिक के साथ ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे जिसमें राज्यसभा के चुनावों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कुछ कार्टून्स भी देखने वाले हैं, और कुछ अन्य टॉपिक चुनाव सुधार के बारे में भी बात करेंगे, निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जिसमें आरक्षण दिया गया है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर से बोल रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, सी यू सून।